हेलो ऑल, वेलकम बैक। अब तक हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होता है, फिर अकाउंटिंग में हम जो इन्फॉर्मेशन पूरी रिकॉर्ड करते हैं उसके यूज़र्स क्या होते हैं। ये हम अभी तक की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब सबसे पहली एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसकी सबसे पहली एडवांटेज है कि इट रिप्लेसेस मेमोरी। अब हमने डेफिनेशन में ही क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट एंड एट लास्ट कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। जो हमारा रिजल्ट आया है, एंड रिजल्ट, इन सब स्टेप्स को करके, इन सब प्रोसेस को करके वो एट लास्ट यूज़र ऑफ अकाउंटिंग को बताना। तो हमने इसमें क्या किया, हमने हर चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया, उसे अच्छे से क्लासिफाई कर लिया, जिससे हमें बहुत कन्वीनियंस होगी, बहुत इजी होगा। अगर हमें किसी भी चीज़ को उठाना है तो बस उस डेट के अकाउंट्स खोल के देखे और देखा कि इस डेट में इसको ये पेमेंट दी है या यहाँ से ये पेमेंट आई है, तो कितना सॉर्ट हो गया। अब हमें हर चीज़ दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे ईजिली लिख लेंगे और जब भी हमें ज़रूरत होगी हम उसकी हेल्प से जो भी हमें जानना है वो जान सकते हैं। अब उसकी सेकेंड एडवांटेज है कि इट इज़ हेल्पफुल इन असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम जो सब ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे आता क्या है, हमें हमारे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो पता लग जाता है, प्लस हमें ये पता लग जाता है हम कितनी प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं, हमारी संपत्ति कितनी है बिजनेस में, हमारा लेना कितना है, हमारा देना कितना है, कर्जा कितना देना है हमने बाहर वालों का। तो मतलब इन शॉर्ट हमारी लाइबिलिटीज पता लग जाती है। या आगे हम टर्म्स में पढ़ेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी जो बिजनेस ओन करता है उसको हम बोलते हैं एसेट्स, और जो हमारे बाहर कर्जे होते हैं, जो हमारे उधार होते हैं, जो हमें बाहर देने होते हैं, उनको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। तो जब हम हर चीज़ का एक सिस्टमैटिक, एक सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड रखते हैं तो हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी पता लग जाती है एट द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड। ठीक है। अब थर्ड है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। अब प्रॉफिट पता लग गया या लॉस पता लग गया अगर हो रहा है, अपने असेट्स पता लग गए कि हम कितनी प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं, अपने उधार पता लग गए, अपनी लाइबिलिटीज पता लग गई। तो एक बात समझो, किसी ऐसे बिजनेस से खुद को कंपेयर करो जिसे ये सब नहीं पता। किसको बिजनेस मैनेज करना ज़्यादा इजी होगा? ऑब्वियसली इसको ये सब पता है ना। अब हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि मैनेजमेंट कैसे यूज़र है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। मैनेजमेंट पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हम रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालिसिस और लास्ट में कम्युनिकेट करते हैं, उससे क्या करता है, प्लानिंग करता है कि वो क्या इन्वेस्टमेंट करे आगे फर्दर, या फिर प्राइसिंग करता है कि प्राइस कॉम्पिटिटर के प्राइस से ज़्यादा तो नहीं हो गया ना। अब कंपटीशन है तो तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्राइस देखना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर्स की हर एक्टिविटी पे नज़र रखनी पड़ेगी। प्लस वो बजटिंग करता है कि अगर कोई एक्सपेंसेस इस टाइम पीरियड में ज़्यादा हो गए हैं तो उसे कम कैसे करा जाए। तो ये सब करने के लिए मैनेजमेंट को क्या, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और जब उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड कर देता है तो उसको बिजनेस को मैनेज करने में बहुत ईजी होता है। अब कुछ भी है, उसे कुछ भी चाहिए, उसे समझो एक पीरियड का प्रॉफिट चाहिए, तो अब वो प्रॉफिट वो देख लेगा। अब अगर तो प्रॉफिट हो रहा है तो वो स्ट्रैटेजी वो ही रखेगा या फिर इनोवेशन लेके आएगा कि उसके प्रॉफिट्स बढ़े बिजनेस में। और अगर लॉस हो रहा है तो वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेगा उस अकॉर्डिंग, देख के कि क्या ऐसी गलती करी है जिसकी वजह से हमें लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस में। तो वो मैनेजमेंट की भी बहुत हेल्प करेगा बिजनेस को संभालने में। ठीक है। उसके बाद एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। अब कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है? अगर हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो क्या हम दो तरीके की स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया इंटर फर्म स्टडी, इंटर फर्म, और दूसरा हो गया इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म स्टडी मतलब क्या कि अपने ही पास रिकॉर्ड से खुद की ही
जो परफॉर्मेंस है उसे एनालाइज करना, उसे कंपेयर करना। कि ये भी तो हो सकता है ना कि अगर आज मैं प्रॉफिट में हूँ तो क्या मैं आने वाले 10 साल में प्रॉफिट में रहूंगी? मुझे कभी लॉस नहीं हो सकता। फ्यूचर कितना अनसर्टेन है, कल को कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने ही प्रॉफिट्स या लॉसेस या पास्ट ईयर के अपने रिकॉर्ड से अपने प्रेजेंट ईयर के रिकॉर्ड्स कंपेयर कर सकते हैं, ताकि हम जान सके कि अगर हमें अब लॉस हुआ है तो ऐसी हमने क्या गलती करी है कि हमें ऐसा हो गया। प्लस हम इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि हमारे आसपास की सोसाइटी में, आसपास की मार्केट में उसी के तरीके, हमारी जैसे जैसे हम जो बेच रहे हैं उसी तरीके की जो फर्म्स हैं उनके अकाउंट से अपने अकाउंट्स कंपेयर कर सकते हैं कि उनकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उन्हें प्रॉफिट क्यों ज़्यादा हो रहा है और हमें प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है, वो जिस सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो कितनी कॉस्ट पे खरीद रहे हैं, उनके जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, उनके जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हैं, जो गुड्स गोडाउन तक आता है फिर वो रिटेलर पे जाता है, वो कितने हैं। तो इन सब की हेल्प से हम अपनी पोजीशन को और बेटर कर सकते हैं। के बाद फिफ्थ एडवांटेज अकाउंटिंग की है कि इट एक्ट्स एज अ एविडेंस इन लीगल मैटर्स। अब चलो फर्स्ट क्लास में क्या बोला था मैंने, मिस्टर श्याम ने बोला कि मेरे को 800 रुपये देने थे और मैंने बोला कि मुझे 1000 रुपये देने थे। अब मिस्टर श्याम को आ गया बहुत गुस्सा कि ये तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हद मचा रखी है और बिल्कुल बेईमानी से अपना बिजनेस चला रहे हैं। वो चलेगा एक कोर्ट लेकर कि ये जो मतलब जो ये शॉपकीपर है ये बहुत करप्शन कर रहा है और नहीं ये अच्छे से अपना गुड्स नहीं बेच रहा है, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दो। तो अगर मेरे पास रिकॉर्ड हैं, अच्छे से मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा है, उसको ढंग से क्लासिफाई कर रखा है, पूरी समरी तैयार कर रखी है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से निकाल रखा है, तो मैं दिखा पाऊंगी ना कोर्ट में एज एविडेंस कि कोर्ट ऑफ लॉ में कि जज साहब ये सब मेरे पूरे रिकॉर्ड्स हैं और देखिए इस दिन पे इतने इतने बिल्स के साथ मैं उन्हें सब कुछ दिखा पाऊंगी, इतने में खरीद के गए हैं, इस दिन ये खरीद के गए हैं, इस दिन ये खरीद के गए हैं, तो इनका 800 नहीं 1000 रुपये बनता है। तो कोर्ट ऑफ लॉ भी मुझे कुछ नहीं कह पाएगी अगर मेरे पूरे एविडेंस है। और यहीं अगर मेरे एविडेंसेस ना हो और मैं उन्हें ज़बान से बताऊं कि हाँ मुझे याद है, अब ज़बान की बात तो ना किसी को याद रहती है ना कोर्ट में चलती है, कि कोर्ट भी क्या मानता है, एविडेंस। और एविडेंस हम कब दे पाएंगे, जब हमारे प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन्ड होंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग से हमें लीगल मैटर्स में भी एक हेल्प प्रोवाइड हो जाती है। उसके बाद लास्ट इसके एडवांटेजेस है कि इट इज़ हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग, कितने सारे यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपने डिसीजंस लेते हैं। प्रोपराइटर की सबसे पहले बात करते हैं। प्रोपराइटर मतलब ओनर, उसे प्रोपराइटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओनर सबसे पहले जब वो देखेगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस तो पता लग जाएगा ना उसे कि अगर उसको प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं और उसे लग रहा है कि अगर वो और एक्सपैंड करेगा अपना बिजनेस तो वो और हाइट्स ऑफ सक्सेस पे पहुंच सकता है, तो वो क्या करेगा, और कैपिटल लगाएगा और पैसा लगाएगा। और यहीं अगर उसको लॉस हो रही है तो भी एक सही टाइम पे उसे पता लग जाएगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से, वो डिसीजन ले पाएगा इस चीज़ का कि सही टाइम आने पे वो अपना पैसा अपने बिजनेस से निकाल ले और कहीं और इन्वेस्ट कर दे, या मतलब अपने पास रख ले ताकि उसे और फर्दर लॉसेस ना हो फ्यूचर में। दूसरा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पूरे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से क्या डिसीजन ले पाएगी, प्राइस क्या रखूं, मैं फ्यूचर में कौन से ऐसे प्लान्स में इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे बहुत प्रॉफिट्स हों, प्लस मैं अपने बजटिंग कैसे करूं और प्राइस फिक्सिंग कैसे करूं। तो ये सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगी। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अकाउंट्स को देख के ये जान पाएंगे कि उन्हें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब वो पूरे इस मार्केट में सारी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, उनके अकाउंट्स देखेंगे, उनके लेन देन कैसे हैं, उसके बिहाफ पे वो ये डिसीजन ले पाएंगे कि उन्हें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और एट लास्ट बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उन्हें ये तो देखना होता है ना कि उनके लोन रिकवर होंगे भी या नहीं होंगे, उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, हर कोई विजय माल्या तो नहीं बन जाएगा। तो उसको ये देखने के लिए कंपनी के पूरे अकाउंट्स पास्ट ईयर के देखने पड़ते हैं कि वो पैसा टाइम पे वापस कर देगा या नहीं कर देगा। तो
बैंक भी कंपनी के अकाउंट्स देख के ये डिसीजन ले पाएगा कि उसे कंपनी को कितने रुपए का लोन देना है एंड कितने टाइम पीरियड के लिए देना है। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग के डिसएडवांटेजेस पे। तो पहली उसका डिसएडवांटेज है कि इट इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। अब अकाउंटिंग में हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं, अजम्पशंस अंदाजे लगाते हैं किसके लिए, फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर क्या पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। इस पैंडमिक में तो आई थिंक सब श्योर ही हो चुके हैं कि कल किसी ने नहीं देखा, कुछ भी हो सकता है। तो हम कुछ ऐसे इस पे डिसीजंस लेते हैं, कुछ ऐसी अजम्पशंस लेते हैं जिसके बिहाफ में हम कुछ अकाउंटिंग करते हैं। ये ना आपको थोड़ा सा आगे जाके और अच्छे से समझ आएगा जब हम प्रिंसिपल्स रूल्स के चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें जाकर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको जब वो टॉपिक पढ़ाऊँ तो मैं इसे पूरा कनेक्ट कर दूँ ताकि आपको आगे जाके वो चीज़ समझ आ जाए। बस अभी आप ये देखिए कि हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं फ्यूचर के बारे में जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो ये हमें प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, पूरी फाइनल जो पूरी करेक्ट फेयर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ये तो हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग उन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है बुक्स में जो फिनेंशियल करेक्टर की है और जो मनी की टर्म्स में है। मतलब वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स जो क्वालिटी है उनको रिजेक्ट करता है, जैसे कि क्या गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं, कंट्री में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, तुम्हारे स्टाफ के साथ कैसे रिलेशनशिप हैं, तुम्हारे कॉम्पिटिटर के साथ क्या रिलेशनशिप है, पब्लिक रिलेशंस कैसे हैं। इन सबको वो इग्नोर करता है, इन सबको कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और नो डाउट ये बात से तो आप सब एग्री करेंगे कि क्वालिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर तुम्हारी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो तुम्हारी दुकान पे ताले भी लग सकते हैं। अब फ्लैशबैक में जाइए, मैगी का एग्जांपल, कैसे मैगी की क्वालिटी पे जब बात आई तो उसकी जो सेल्स थी वो कैसे एकदम से पूरी डाउन हो गई और उस प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया। ठीक है, बाद में जब उसने पूरे प्रूफ्स दिखाए कि नहीं तो जाके वो वापस आ गई, लेकिन उसकी वजह से जो उसको लॉसेस हुए वो उसने कहीं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए होंगे। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है अकाउंटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। ये भी एक रूल के बिहाफ पे ही है। अब जैसे मैं बताती हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं, मैंने आपको बोला कि उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन हमने किया है उसे हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि मैंने आज 1/1/2021 को एक कार खरीदी 5 लाख रुपए की। अब क्या मैं अगर बोलूँ कि मैं उसको 31 दिसंबर 2021 को बेचने जाऊंगी तो वो क्या 5 लाख की कार है? वो 5 लाख में ही बिकेगी? नहीं। अब उसकी हर दिन कुछ प्राइस लेवल चेंज होता रहता है। अब क्या मैं अपने अकाउंट्स में काट के लिखती रहूँगी, नहीं आज इसका 4 लाख हो गया, नहीं आज 6 लाख हो गया, नहीं आज 7 लाख हो गया? मेरी बुक में वो अमाउंट 5 लाख से ही रहेगी, चाहे उसकी अमाउंट बढ़े या कम हो। तो इसीलिए बोलते हैं कि अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है, उसे वो कंसिडर नहीं करता और हर चीज़ उसी कॉस्ट पे, उसी हिस्टोरिक कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता है जिस कॉस्ट पे हमने उसको खरीदी थी। जबकि कितनी फ्लक्चुएशंस आती है प्राइस में, लेकिन अकाउंटिंग उसको कंसिडर नहीं करता। तो अगर अकाउंटिंग उसको कंसिडर नहीं कर रहा तो वो हमें क्या फेयर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा है? नहीं दे रहा ना, इसलिए ये उसकी डिसएडवांटेज हो। उसके बाद है कि इट इज़ अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट। अब मैंने आपको बोला ना इस पॉइंट में कि हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं फ्यूचर को लेकर, और हमने फर्स्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। सबके करने का तरीका अलग अलग है, कॉन्सेप्ट वही है, प्रिंसिपल वही है, रूल्स वही है, रेगुलेशंस वो है, लेकिन सबके उसे अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो ये पर्सनल जजमेंट्स, पर्सनल अजम्पशंस से अफेक्ट करता है कि तो सबकी अलग अलग फ्यूचर की अजम्पशंस हो सकती हैं, तो ये अफेक्ट होता है पर्सनल जजमेंट से। और जब तुम्हारी अलग अलग अजम्पशंस होंगी फ्यूचर को लेके तो कहीं ना कहीं तुम्हारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी वो भी एक फेयर व्यू नहीं देंगी यूज़र्स को। अब बात करते हैं लास्ट इसकी जो डिसएडवांटेजेस है वो है
इट मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि अकाउंट्स में मैनिपुलेशंस हो सकती हैं। जो मैनेजमेंट है वो उसे अपने तरीके से अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट कर सकता है ताकि वो और लोगों को अट्रैक्टिव दिखे, बहुत सुंदर दिखे। बाहर वाले देखे तो बोले कि वाह क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या मतलब बहुत अच्छी इनकी फिनेंशियल पोजीशन है, और जो सारे अपने डिसीजंस हैं वो कंपनी के हक में ले के अकाउंट्स वाले कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल समझते हैं। आप समझिए कि मुझे किसी से पैसे लेने हैं। अब मैंने उसे कोई डेट दे रखी है आगे की कि आप मेरे को तब पैसे दे देना। अब मेरा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है, तो मेरे को अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अपने यूज़र्स को अपने सारे अकाउंट्स दिखाने हैं। तो अब मैं क्या बोलूँगी उसे कि अपने जो जिससे मुझे पैसे लेने थे कि आप ना मेरे को अभी पैसे दे दो, थोड़े कम पैसे दे दो। तो उसमें क्या होगा, मेरे अकाउंट्स में कैश तो बढ़ जाएगा क्योंकि मेरे पास कैश आ गया, लेकिन मेरे प्रॉफिट्स तो कम हो गए ना उसे डिस्काउंट देके। अगर मेरे पास मैंने उसे 2 महीने बाद वो देता और 6,000 रुपये आने थे, अब मैंने उसको बोला कि अब 2 महीने पहले दे दो, आप 5,500 रुपीज़ दे दो, तो मेरे पास 5,500 रुपीज़ तो आ गए, लेकिन वो 500 रुपये का तो मुझे लॉस हो गया ना, उसकी वजह से मेरे आने वाले पैसे कम हो गए ना। तो ये विंडो ड्रेसिंग होती है कि उसने कैश को तो दिखा दिया, अब जब यूज़र देखेंगे तो बोलेंगे वाह क्या लिक्विडिटी है बिजनेस की, क्या कितना ज़्यादा कैश पड़ा है बिजनेस के, अब ये इससे हमें डिविडेंड्स पे करेंगे, हमें सैलरी पे करेंगे। लेकिन क्या प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो वो डिविडेंड्स देंगे, नहीं देंगे। प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो वो तुम्हें बोनस देंगे, नहीं देंगे। तो इसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैंने गुड्स सेल किए, पर मैंने इस शर्त पे गुड्स सेल किए, मतलब जो जिसको मैंने सेल किया उसने मुझे बोला कि अगर मुझे नहीं पसंद आए तो मैं आपको दे जाऊंगा। मैंने अब उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। सेल किया है तो अब कुछ प्रॉफिट तो कमाया होगा सेल में, कॉस्ट टू कॉस्ट तो नहीं बेचा होगा ना, तो जो प्रॉफिट है मैंने वो भी अपनी बुक्स में डाल लिया। लेकिन क्या ये एक एक्चुअल सेल है? नहीं ना, वो वापस भी तो आ सकता है ना। अगर वो मेरे अकाउंट्स क्लोज होने के बाद इस साल के वापस आ गया तो मेरे अकाउंट में तो प्रॉफिट दिखा दिया, लेकिन क्या वो मेरा प्रॉफिट है? नहीं, क्योंकि मुझे उसको पैसे वापस देने पड़ेंगे उसके, तो वो मेरी सेल ही नहीं है। सेल नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है। तो अकाउंट्स में जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट सारा है, वो अकाउंट्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है और उसे अट्रैक्टिव दिखा सकता है ताकि जितने भी डिसीजंस हों वो उसके फेवर में हों। तो आई होप कि आपको अकाउंट्स की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ हैंड रिटन नोट्स डाल दूंगी, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। एंड बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।